कि हम लोग अपने इस वाले लेक्चर में वेक्टर्स पढ़ेंगे, और आगे की हमने बात करी थी कि हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ जो हमारे पास में है वो पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है वो। तो अभी हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी है पहले उससे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, यानी कि वेग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ की, है ना। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ की। हम्म, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हमारे पास में क्या है ना, कि ये कुल मिलाकर के हो जाता है हमारे पास में चार। हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाते हैं, चार तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। अब चार तरह के कैसे हैं अभी सब बताऊंगा मैं आपको। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कितने तरह के हैं, चार तरह के हैं। और हमें अब बात कर रहे हैं वेग के प्रकार की, वेग के प्रकार। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला आता है इसमें, वो आता है हमारे पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे जो बात करी है वो किसकी बात करी है, मैंने यहाँ बात करी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यहाँ पे मतलब हो जाता है हमारे पास में समान वेग की, है ना। हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है हमारे पास में समान वेग, है ना। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉन वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसके कुछ यहाँ पे नाम हो सकते हैं ऐसे, और कांस्टेंट वेलोसिटी, और ऐसे यहाँ पे फिर हमारे पास हो जाएगा क्या, नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो जैसे मैंने आपको भी बताया क्या कि ये हो जाता है हमारे पास में एक समान वेग या फिर अचर वेग। ये होता है हमारे पास में क्या, एक समान वेग, या फिर अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करता हूँ किसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो उसको हम कहते हैं अचर वेग। ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर मैं इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो इसका एक दूसरा नाम भी हो जाता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर मैं बात इसी करता हूँ तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं असमान वेग, असमान वेग, या फिर अस्थिर वेग, अस्थिर वेग। ये हमारे पास हो जाता है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, उसी तरह से फिर हमारे पास हो जाएगा एक ये सेकंड टाइप हो गया। एंड देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड टाइप हमारे पास है यहाँ पे क्या, एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो इसको हम कहते हैं औसत वेग। ये हमारे पास होता है क्या, औसत वेग। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास किसकी, लास्ट वाले की, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ हिंदी में, तो इसको हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तो ये जो है हमारे पास हो जाता है।
तात्क्षणिक वेग। चलो, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास में यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज के बारे में, है ना। अब देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। बिल्कुल उसी तरीके से जितने तरह के मेरे पास में यहाँ पे वेलोसिटी है, उसी तरह से हमारे पास हो जाता है हमारा टाइप ऑफ स्पीड भी, सेम वही है। तो आप यहाँ पे कोई एक पढ़ लो, उसी से बाकी सारे जो है वो क्लियर एकदम हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्पीड में अगर बात करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। ऐसे फिर हमारे पास हो जाता है दूसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तीसरी की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, तो तीसरा फिर हमारे पास हो जाता है यहाँ पे क्या, हमारा एवरेज स्पीड। और लास्ट हमारे पास फोर्थ हमारा जो है वो हो जाता है हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास में क्या है, वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी हमारे पास जितनी तरह की है, उतनी ही तरह की हमारे पास स्पीड जो है वो भी होती है। सेम है एकदम पूरा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें भी बताया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप किसी एक को पढ़ लो यहाँ पे, तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी वाले को समझा रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी वाले में और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। और ज़्यादा चीज़ों से मेरा क्या मतलब है, कि वेलोसिटी वाले में हमारे पास में क्या है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे डायरेक्शन भी है, और हमारा यहाँ पे क्या है, ये सभी में हमारा मैग्नीट्यूड भी है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्पीड की, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, इस वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी को समझ लूँगा, तो फिर अपना स्पीड को तो बड़े आराम से समझ जाऊंगा, यानी कि जो भी टाइप्स ऑफ स्पीड है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कांस्टेंट वेलोसिटी की, नॉन वेरिएबल वेलोसिटी की। तो इसमें देखिए अभी, तो सबसे पहला हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन वेरिएबल वेलोसिटी, इन तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। अब इन तीनों में जो है हमारे पास, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अचर वेग। ये हमारे पास यहाँ पे हमारा सबसे पहला है। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता हूं, तो ये जो हमारे पास में क्या है, हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये है हमारे पास यहाँ पे देखो पीछे, हमारा एक समान वेग। ठीक है, ये हमारे पास में एक समान वेग, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं अपने नॉन वेरिएबल की, तो इसका मतलब है स्थिर, स्थिर वेग। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो चुके हैं तीन तरह के आपके सामने। तो अगर मैं इनका मतलब अब निकालूं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हमारी वेलोसिटी शुरू से लेकर के आखिर तक एक समान रहती है, यानी कि सेम रहती है, अपनी वैल्यू को वो अगर नहीं बदलती है, तो फिर उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो अपनी वैल्यूज को नहीं बदलती है ना, एक चीज ये। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर वो अपनी वैल्यू को नहीं बदल रही है, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक सेम है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जैसे ही हम लोग अपना टाइम एक देखेंगे, मान लो हमने आधा घंटा देखा, और मैं हर आधे घंटे पे देखता हूँ, तो हर आधे घंटे पे जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा बराबर दूरी चलेगा, यानी कि क्या चलेगा, इक्वल डिस्टेंस जो है वो चलेगा। कब, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे इसके लिए डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट travels with a constant velocity, then it will travel
equal distances in equal intervals of time. In equal intervals of time, इसका मतलब ये हो जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे समझ पा रहे हो कि अगर मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू से लेके आखिर तक एक समान वेग से चल रहा है, तो फिर होगा क्या कि वो बराबर दूरी चलेगा एक बराबर अंतराल में, है ना, ये चीज होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, देख लो इसमें, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है मेरे पास में बी, यहाँ पे है मेरे पास में क्या सी, यहाँ पे है मेरे पास में डी, और यहाँ पे हो गया मेरे पास में ई। उसी तरीके से फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास में हो गया है एफ, इस जगह पे। तो हुआ क्या, ये रास्ते में आने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, एक गाड़ी थी वो ऐसे चलते हुए जा रही थी। तो हुआ क्या, मैंने ये देखा कि ए से बी की जो हमारे पास में दूरी है, यानी कि जो डिस्टेंस है, मान लो ये है हमारे पास 10 किलोमीटर, और मैं हर 1 घंटे पे देख रहा हूँ। तो ए से बी तक आने में टाइम लगा है 1 घंटा, और जो डिस्टेंस था वो था कितना, 10 किलोमीटर। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई है कि बी से सी तक जो दूरी है वो कितनी, 10 किलोमीटर, और आने में जो टाइम लगा वो लगा 1 घंटा। और उसी तरीके से सी से डी तक भी वही चीज़ हुई है कि जो हमारे पास टाइम लगा है वो है 1 घंटा, और जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर। और उसी तरह यहाँ भी हुआ है आगे तक भी, है ना, जो आप ये देख पा रहे हैं आगे तक भी वही चीज़ हुई है। तो इसका मतलब है हमारे पास में क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अपना नॉन वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब ऐसे ही अगर मैं आगे देखूं, दूसरा हमारे पास यहां पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं नॉन यूनिफॉर्म की, तो जैसे हमने यहां पे करा था ना, यानी कि ये सब में आप देख रहे हो, तो यहां जो हुआ है बिल्कुल उसका एकदम उल्टा हो जाएगा वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना, वो बार बार अपनी वेलोसिटी को अगर बदल रहा है, यानी कि अगर वो अपने बार बार वेग को क्या कर रहा है, बदल रहा है, तो वो इससे हट करके किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि असमान वेग, ऐसे यहां पे होगा अस्थिर वेग, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in unequal intervals of time, in unequal intervals of time, और vice versa, और vice versa, then the velocity is known as क्या कहते हैं फिर उस वेलोसिटी को, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी, ये हमारे पास यहाँ पे जो है हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके सामने, वेरिएबल वेलोसिटी जो है, ये सारी चीज आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखना, एक बार हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बराबर दूरी चलेगा, है ना, जो भी हमारे पास समय का अंतराल होगा वो बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास में ए, यहाँ पे हमारे पास में है बी,
यहाँ पे हमारे पास में है सी, यहाँ पे हमारे पास में डी, यहाँ पे हुआ हमारे पास में ई, और यहाँ पे हुआ हमारे पास में एफ। तो इस वाले में हमारे पास में क्या हुआ, जैसे स्पीड उसकी बार बार बदल रही है, तो कहने का मतलब ये है, मान लो ए से लेकर के बी तक उसकी स्पीड रही पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितनी हो गई, 20 हो गई मान लो, है ना। फिर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास में कितनी हो गई, 40 हो गई यहाँ पे। इस तरीके से बदल रही है। तो देखो, मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक, अब मैंने क्या बात करी है पहले वाले की, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यानी कि दूरी बराबर है, तो वो ए से बी तक अगर चल रहा है और स्पीड कितनी रही उसकी, यानी कि वेलोसिटी कितनी रही, 10, तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर मेरे पास 10 था, 10 किलोमीटर, तो फिर टाइम कितना लिया उसने, 1 घंटा लिया है। उसी तरह यहाँ देखो, अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और डिस्टेंस हमारे पास अभी भी 10 है, तो यहाँ पे टाइम उसने कितना लिया है, टाइम उसने लिया है आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर हमारे पास दूरी है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे उसने टाइम हमारे पास में कितना लिया है, ये टाइम इस जगह उसने लिया है हमारा 15 मिनट, है ना। ये उसने जो है यहाँ पे इतना लिया होगा टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूरी उतनी ही है, यानी कि डिस्टेंस जो है बराबर है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं समय की बात करूँ यहाँ पे, तो वो क्या हर बार अलग अलग आ रहा है ना। तो यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप देखोगे, तो मैंने जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो लिखी है, और जो फिर मैंने आगे लिखा हुआ है वो है वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अगर टाइम बराबर कर देंगे, तो फिर डिस्टेंस यानी कि जो भी हमारी दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी, यानी कि वो बराबर नहीं रहेगी। तो इसको हम कहते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर अपना वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, ये चीज जो है हमारे पास में, जैसे कि अब क्या हो गया नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। है ना, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास में क्या है, ये है औसतन, औसतन वेग। औसतन वेग में क्या होता है ना, मान लो कि यहां से ठीक इस जगह से अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस वाली जगह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चला है आगे तक, और मैं यहां से बात करता हूं वहां तक की, ये जो हमारे पास में दूरी है कुल मिलाकर के, चलो मान लेता हूं मैं कि 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। कितनी हमारे पास में, 100 किलोमीटर है, ऐसा मैं यहां पे मान लेता हूं। अब इस जगह अगर मैं बात करता हूं, यानी कि अगर मैं इसी जगह पे बात करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या लग रहा है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो वो कुल मिलाकर के मान लेता हूं, चलो 1 घंटा या 2 घंटे मान लेते हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, है ना। यानी कि 100 किलोमीटर चलने में उसने कितना टाइम लगाया, 2 घंटे जो है वो लगाए हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उसकी वेलोसिटी की, यानी कि वेग की, तो वो हर बार बदली है। यहाँ पे मान लेते हैं 50 की स्पीड से चला है, यहाँ पे मान लेते हैं इतने में 60 किलोमीटर से चला है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि चलो यहाँ पे क्या चला है, 95 किलोमीटर पर आवर से चला है। देख सकते हो आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 से चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 से चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक 95 की स्पीड से चला है। लेकिन वहां से लेके यहाँ तक अगर मैं कुल मिला के बात करूँ, तो 100 किलोमीटर हमारे पास में डिस्टेंस है, और हमारा जो यहाँ पे उसने कुल मिलाकर टाइम लिया है वो लिया कितना, 2 घंटे। ठीक है, और मैं निकालने वाला हूँ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि औसतन हमारा वेग जो है वो निकालने वाला हूँ। तो देखो वो होता क्या है, जब भी बार बार हमारी वेलोसिटी बदल रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अकेली ऐसी वेलोसिटी बना देते हैं यहां से लेकर के यहां तक चलने के लिए, जो दूरी भी उतनी ही कवर करेगी, यानी कि 100 किलोमीटर ही चलेगी जितना यहां पे अलग अलग है, यानी कि बदलती हुई जितनी भी हमारी वेलोसिटीज थी उन्होंने चला है। कुल मिलाकर के हम यहाँ पे एक सिंगल वेलोसिटी बनाने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। वो दूरी भी उतनी ही चलेगी 100 किलोमीटर, और समय भी उतना ही लेगी, जब यहाँ अलग अलग वेलोसिटीज ने, यानी कि बदलती हुई वेग ने लिया है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे है, इट इज अ सिंगल वेलोसिटी, या फिर आप इसको चाहो तो कह सकते हो इट इज अ वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स
with which the object travels and covers the same distance in same interval of time as is taken and covered by the variable velocities simultaneously। ये यहां पे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? इसका मतलब ये हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, कवर्ड बाय द वेरिएबल वेलोसिटीज, यानी कि बदलती हुई जितनी भी हमारी वेलोसिटीज है उनकी बात हो रही है साइमल्टेनियसली, यानी कि सभी ने मिलकर के जो ये चला है ना वो अकेले चलेगा, ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं बात करता हूँ अगले की, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फोर्थ है हमारे पास। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है? देखो यहाँ पे शब्द आया हुआ है ना हमारे पास में इंस्टेंट, है ना, ये आया हुआ ना हमारे पास में इंस्टेंट। क्या था ये? तात्क्षणिक था ना। इसका मतलब हो जाता है कि तुरंत, किसी भी समय, किसी भी पल की बात हो रही है। यानी कि मान लो कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है और वो चल रहा है ऐसे, और उसकी वेलोसिटी जो है वो बार बार बदल रही है। मतलब कहने का ये है कि वो जब यहां से लेकर के, इस जगह से लेकर के यहां तक चला था, तो वो चला था 40 की रफ्तार से। फिर आगे चला यहां से यहां तक, तब वो चला 60 से। यहां से चला तो चला 80 से, है ना, और यहां से चला तो मान लेते हैं 99 से चला है। तो जो आप यहां पे देख रहे हैं ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमेशा उसी में काम करता है जब हमारी वेलोसिटीज, यानी कि जो हमारा वेग होता है वो बार बार बदल रहा होता है ना। अब कैसे काम करता है वो देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका मतलब है कि आप किसी भी एक पल पे तुरंत जो है आप निकालोगे अपनी वेलोसिटी कि वो चल क्या रही है वहां पे। कहने का मतलब है जैसे आपका स्पीडोमीटर होता है, गाड़ियों में होता है, मोटरसाइकिल में, स्कूटर्स में होता है ना, वहां पे क्या दिखाता है? आपकी स्पीड दिखाता है। आप जो भी चल रहे होते हो वो वहां पे आपकी स्पीड बदलती रहती है। आप क्या करते हो? आप तुरंत जब भी वहां पे देखते हो तो आपको हमेशा अपनी उस वक्त की स्पीड दिखाई देती है, वेलोसिटी जो है वो दिखाई देती है। तो वहां पे मान लो आप जो जब उसको चला रहे थे, स्कूटी को या फिर जो भी आपके पास में व्हीकल है, मान लो आपने कभी 80 से चला रहे थे, थोड़ी देर बाद में आपने दोबारा देखा आप 70 पे चल रहे हो, आपने थोड़ी देर बाद दोबारा देखा तो उस वक्त आप 65 पे चल रहे हो। तो आप जैसे ही देख रहे हो आपको तुरंत आपकी वेलोसिटी जो है वो पता चल रही है, स्पीड जो है वो पता चल रही है। तो यहाँ पे वही चीज है, आप जब किसी भी क्षण तुरंत देखेंगे तो आपको आपकी वेलोसिटी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो डेफिनेशन है वो लिखवा देता हूं। इट इज द वेलोसिटी of an object at any particular instant of time, at any particular instant of time। ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं एक फॉर्मूला छोटा सा अपना बनाने लगूं, तो हम लोग तो ये जानते हैं कि वेलोसिटी के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं? वो होते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, हो सकता है आपसे एग्जाम में आ जाए, तो यहां पे हम लोग लेते हैं क्या? वेलोसिटी,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एन एस, या फिर कहीं कहीं पे आई एन भी लिखा हुआ हो सकता है, उसका मतलब हो जाता है वी फॉर वेलोसिटी है, और आई एन का मतलब हो गया इंस्टेंट। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ऐसा हम करते हैं। और यहाँ पर होता है हमारे पास डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। अभी क्या है जो आप ऊपर देख रहे हो, एस का मतलब होता है क्या, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी या फिर विस्थापन, एस से जो है लिखा जाता है। टी हमारे पास में क्या समय है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या बन गया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला वी वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो बन गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब ये है कि ये जो समय की वैल्यू है ये इतनी ज्यादा छोटी है कि लगभग जीरो ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब वेलोसिटी देख रहे हो ना, आप निकाल रहे हो, वो तुरंत ही निकाल रहे हो, उसका मतलब ये है कि उस क्षण कितनी चल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये हो जाता है हमारे पास में क्या, टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास में क्या है, टाइम है। ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलो अब एक बात और बताता हूं आपको। ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये एक तरीके से ये सारी चीजें जो हमने अभी यहाँ पे चार तरह की पढ़ी हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारे पास में था। अब इसमें क्या है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, वेलोसिटी के पास में दो चीजें होती हैं, और वो दो चीजें क्या हैं, वो है हमारे पास हमारा मैग्नीट्यूड, और एक होता हमारा डायरेक्शन। अब आप लोगों को कुछ यहाँ पे मैं काम की बात बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है बन सकता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, और अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होता ही नहीं है। अब जरा ध्यान समझो, यहाँ पे मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीड बदलेगी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। यहां अगर बात करता हूं अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में तो दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही डायरेक्शन बदलेगा, तो वो हो जाता है वहां पे। अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा कि अगर आपका मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन वही रहा, तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। और अगर आपका मैग्नीट्यूड जो है वो वही है, और अगर डायरेक्शन जो है आपका वो अगर बदल गया, तो भी वेलोसिटी आपकी बदल जाएगी। तो यहां पे आप जो देख रहे हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये इसके ऊपर सवाल बना हुआ है, पूछा ये गया है कि आपके पास में एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है, वैल्यू जो है सेम है, तो आप बताइए कि वो किस टाइप की वेलोसिटी होगी। तो सीधी सी बात है, वो हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। उसका कारण है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो सही है, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि बदल रहा है तो वेलोसिटी बदलेगी, है ना, ये चीज होती है। चलो अब ये सारी चीजें हमने जो समझी हैं अभी, इनको समझने के लिए और तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि बच्चे होंगे वो बहुत से क्या करेंगे, रटेंगे इसको, तो मैं नहीं चाहता कि वो रटें। तो इसके लिए एक ट्रिक जो है मैं आपको बताता हूँ। अब एक बार उस ट्रिक पे ध्यान दो। तो मैंने अभी जो यहां पे करा है, किसके लिए करा है, देखो, चलो इधर ही आ जाते हैं। ये रहा हमारे पास में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसमें लगाएंगे हम एक ट्रिक। यहां जो आप देख रहे हो, यहां जो आप देख रहे हो, यहां यहां, ये सारा याद हो जाएगा। तो अभी हमने क्या समझा था, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसकी वैल्यू बदलती है। ये एवरेज होता है, यानी कि सभी को मिला करके जब वैल्यूज बदल रही होती हैं तो सभी को मिला के एक बना देते हैं। और ये इंस्टेंटेनियस वाला है, यानी कि जब वैल्यूज बदल रही होती हैं तो तुरंत अगर किसी का भी हमें निकालना है उस वक्त में, तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल क्या है ना कि वेलोसिटी एक बच्चे की तरह होती है, कहानी बता रहा हूँ, यहाँ से याद हो जाएगा, ट्रिक की तरह इसको ले सकते हो। वेलोसिटी जो होती है वो एक बच्चे की तरह होती है। मान लो एक हमारे पास में बच्चा है, और वो जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत ही अच्छा है, घर से निकला है, ट्यूशन जाना है, तो क्या होगा, घर से निकलेगा सीधा ट्यूशन ही जाएगा। भाई पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, घर से निकलते हैं सीधा ट्यूशन जाते हैं, कहीं नहीं रुकते। जिस स्पीड से निकला है उसी स्पीड से चलता रहेगा, कहीं पे रुकेगा नहीं, कहीं पे जो है वो भगाएगा नहीं, किसी से रेस नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा, आराम से चलता हुआ जाएगा। तो उस तरह के बच्चे हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म। देखो ये हमारे पास में क्या हो गया, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, यानी कि ये बदलती नहीं है, अच्छे बच्चे की तरह। दूसरे तरह का बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा शरारती होता है। वो क्या करेगा, वो घर से निकलेगा। अब जब वो घर से निकला, घर से निकलते किसी मोड़ तक जाएगा, पहले 5 मिनट का एक ब्रेक लेगा, उस मोड़ पे कोई भी एक जो दुकान होगी वहां पे रुकेगा, आराम से कोल्ड ड्रिंक पी के निकलेगा।
आगे बढ़ेगा, उसको दिखेगा कि चलो यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है, थोड़ी देर मेला भी देख लेता हूँ, है ना। मान लो ट्यूशन का टाइम था 6 बजे का, पहले मेला देख रहा है, 6 बज चुके हैं, मेला देखता रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ेगा कि चलो अब क्लास भी चला जाता हूँ, 6:30 हो चुके हैं, ठीक है। अब वो क्लास में जाकर के पहुंचेगा। कैसे? कभी किसी से बीच में रेस लगा ली, है ना, कभी कहीं पे क्या कर रहा है, मतलब स्टंट कर रहा है। तो इस तरह के बच्चे जो हमारे पास में होते हैं, जिनकी क्या हो रही है, बार बार वो चेंज हो रहा है, उनका एक तरीके से मन जो है बदल रहा है, वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक समान नहीं रहेंगे, है ना। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी की, अब होगा क्या, एक बात समझो। वो जो बच्चा है शरारती, सारी चीजें, सारी दिक्कतें अब उसी के साथ में आएंगी। कैसी दिक्कतें आएंगी? अब क्या होगा, आधा घंटा रह गया ट्यूशन के लिए, घर पे मम्मी को जो है वो कॉपी देखने की, चल बता आज क्या पढ़ा है, मम्मी उसकी कॉपी देखेंगी, तो वो क्या करेगा, फटाफट फटाफट लिख लेगा। उसने 1 घंटे का काम 15 मिनट में खत्म कर देना है ना। 1 घंटे का जो सबने आराम आराम से लिखा है, वो 15 मिनट में सारा लिख देगा, ताकि वो भी ये दिखा सके कि मैंने भी इतना ही काम करा है जितना कराया गया है, और उतने ही टाइम में कराया, कि मैं जो है पूरा 6 बजे पहुंचा था और 7 बजे निकला हूं। तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी के लिए हो गई है। आगे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो, चूंकि शरारती बच्चा है, मम्मी पापा को पता ही होता है कि मतलब जब ट्यूशन सीधा नहीं जाएगा, तो पापा फोन करेंगे, पूछेंगे बता अभी कहाँ पे है, तुरंत उसी मोमेंट का अपडेट देगा, पापा मेला देख रहा हूँ, है ना। वैसे ऐसे बोलेगा नहीं क्योंकि पिटेगा। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो उसी बच्चे के लिए तुरंत अभी बताओ कहाँ पे हो। तो आप एक बार बताओ, सारी दिक्कतें यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, किसके लिए हो रही हैं? ये हो रही है नॉन यूनिफॉर्म वाले के लिए, यानी कि एक ऐसे बच्चे के लिए जो शरारती है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक साथ हैं, और ये एक अकेला अलग है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जो जितना मैंने अभी तक यहाँ पे बताया है आप लोगों को। तो ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी था। टाइप्स ऑफ स्पीड भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ घबराना नहीं है। यहाँ पे जो मैंने बताया कि स्पीड अब तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक नंबर होता है, बस वो नहीं बदलना चाहिए। बदल रहा होगा तो ये होगा, है ना। बदल रहा है तो सबको मिला के एक बना दो, ये बदल रहा है तो तुरंत अभी देख करके बता दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके सामने। अब हम यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट देखेंगे, वो देखेंगे अपना एक्सेलरेशन, कि जो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, तो वो एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं, और एक्सेलरेशन हम लोग देखने वाले हैं, तो इसको तो हटा देते हैं पहले। मैं बात कर रहा था एक्सेलरेशन की। तो हमारे पास जो ये एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन को पहले तो हम ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन को बोलते क्या है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है यहाँ पे हिंदी में त्वरण, ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? देखो, आपने बहुत बार इसको महसूस भी किया होगा। कैसे महसूस किया होगा? मान लो आप एक बाइक पे बैठे हुए हो, और बाइक में अचानक से झटका लगा, है ना। आप चल रहे थे, अचानक से जो है स्पीड बढ़ गई, तो आपने वो महसूस किया होगा। या फिर आप चल रहे थे, अचानक से आपने ब्रेक मारे बहुत जोर से, स्पीड जो है अचानक कम हो गई, तो वो आपने महसूस किया होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है एक तरीके से, जो आपकी स्पीड है वो अगर बढ़ रही हो, धीरे 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 करके बढ़ रही है, या फिर अचानक से बढ़ रही है, तो वो एक्सेलरेशन होता है। घट रही है तो वो डी एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये है हमारे पास में, इट इज द रेट ऑफ change of velocity with respect to time, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो वेग है, वो किस एक तरीके से रेट से बदल रहा है समय के सापेक्ष, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करता हूँ इसी में एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास है, इसकी अगर मैं एक फॉर्मूला बनाने लगूं, तो ये हमारे पास होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे टाइम टेकन, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे क्या? टाइम टेकन। अच्छा, यहाँ अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी से मेरा मतलब है, मान लो कि पहले हमारे पास u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी था। तो इसका मतलब ये हुआ
कि पहले जो हमारी वेग थी वो क्या थी, u थी, और कुछ समय के बाद जो हमारा वेग हो गया वो हो गया v। यानी कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी आया है वो आया है v। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको हम लोग लिखते हैं किससे, इसको हम लिखते हैं a से। तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू, क्यों, क्योंकि चेंज की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया मैंने, और अपॉन में क्या ले लिया, t। t हमारा क्या, टाइम। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि सॉल्व करने पर। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है हमारे पास में, गति का नियम, पहला नियम है ये हमारे पास, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब इक्वेशन है, सूत्र है हमारे पास ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का पहला सूत्र है। चलिए, ये हमारे पास हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोगों के सामने है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, इसी में कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। क्या प्रॉपर्टीज है, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर्मूला बन रहा है, तो वेलोसिटी क्या थी, वो तो वेक्टर थी, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हमारा जो यहाँ पे त्वरण है वो क्या है, एक सदिश है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट्स की बात करता हूं, एसआई यूनिट्स की, इट्स एसआई यूनिट्स आर, अब अगर मैं यहाँ पे एसआई यूनिट्स की बात करूं तो एसआई यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख लो बताता हूं। क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम बाय चेंज इन वेलोसिटी, मैंने यानी कि वेलोसिटी कर दिया। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यहाँ पे क्या हमारे पास में टाइम, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया। अब डिस्टेंस हमारे पास किस में होता है, मीटर में, टाइम हमारे पास किस में होता है, सेकंड में, तो देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया ना, ये हो जाता है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी हो चुका है, एसआई यूनिट हो चुका है, डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि जो इसका विमाव का सूत्र होता है वो भी देख लेते हैं। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, एल टी माइनस टू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो चुका है। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट्स क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला हो चुका है एल टी माइनस टू। ये इतनी चीजें यहाँ पे जो है होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसी में बात करता हूँ आगे की, आगे से मेरा मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम, चूंकि वेलोसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, तो जितनी तरह की वेलोसिटीज थी उतने ही तरह के एक्सेलरेशन भी बनेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि हमारे त्वरण के प्रकार। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे वहां पे थे चार वैसे ही यहां पे भी होंगे चार। चलिए, तो पहला यहां पे हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें आप और क्या ले सकते हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसको अगर मैं बात करता हूँ इसको हम कहेंगे क्या, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक समान त्वरण,
उसी तरीके से अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास अचर त्वरण। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारे पास होगा नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यह है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब हो जाता है हमारे पास असमान त्वरण, है ना, या फिर हम कह सकते हैं और करके वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब हो जाएगा ऐसा एक्सेलरेशन जो कि क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, हाँ, अब यहां पे हमारे पास अस्थिर त्वरण। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, अगर मैं यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत त्वरण। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट की तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा तात्क्षणिक त्वरण। ये हमारे पास हो जाता है इधर। चलिए, तो ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इनकी बात करता हूं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में, तो पहला जैसे हमारे पास में है यहाँ पे क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास वो वैल्यू होगी जो बदलेगी नहीं, यानी कि शुरू से लेकर के आखिर तक ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये नहीं बदलने वाली है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो ये ऐसा एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू बदलती रहेगी। अब ये हो जाता है दो तरीके से, एक होता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक होता है हमारे पास में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि ये बढ़ता हुआ और घटता हुआ एक्सेलरेशन होगा। ये जो है हमें यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे पास में क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि बढ़ता हुआ और घटता हुआ। ठीक है, अच्छा, फिर होगा हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। जो कहानी मैंने बताई थी आपको वेलोसिटी केस में, वैसे यहाँ पे होगा एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक आपके पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर बदल रही है तो आप क्या करेंगे, वो सभी को मिला के एक अकेला एक्सेलरेशन बना देंगे, वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, यानी कि अगर आपको किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट पे अगर आपको एक्सेलरेशन पता करना है तो आपके पास में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब होता है बढ़ता हुआ या फिर घटता हुआ एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है हमारे पास में, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म में अचानक से भी बढ़ सकता है और हमारे पास हो सकता है कि धीरे धीरे जो है वो बढ़े। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमें यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा दो तरीके से देखने को मिलता है। एक हमारे पास होता है यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दो तरह के एक्सेलरेशन हमारे पास होते हैं। अगर मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो उसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। तो यहां पे हम लिख लेते हैं यह हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज डी एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है ना वो एकदम उल्टा एक्सेलरेशन है।
ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन अगर बढ़ने की बजाय, यानी कि एक तरीके से अगर कांस्टेंट भी ना हो, अगर घट रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो, यानी कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो आपके जो भी व्हीकल की मतलब जो व्हीकल जो भी आपका होगा वो रुक जाएगा कुछ समय में, है ना। अगर वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है तो व्हीकल की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी और फिर वो रुक जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल, it is responsible for stopping of the vehicle. फॉर स्टॉपिंग ऑफ द व्हीकल। तो ये एक चीज हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में जो है वो सारा कुछ समझ लिया जितना भी हो सकता है। अब देखो आगे, अब एक चीज छोटी सी रह गई थी यहाँ पे, वैसे फॉर्मूला वगैरह कुछ काम नहीं आएगा एक्सेलरेशन के लिए, जितना मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला वही काम आएगा। ये वाला जो हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, सेम यही वाला फॉर्मूला बस काम आएगा। हाँ, एक चीज है, वेलोसिटी वाला एक फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, वो यहाँ पे रह गया है। किस वाले केस में रह गया मैं बताता हूँ। तो जैसे हमने क्या समझा, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास था, ये आप जानते हो कैसे निकालना है। ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैसे निकाली जाए, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में बहुत सवाल बनते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ। ये वाली चीज जो हमारी रह गई थी, तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूले को हमारे ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक बार देखो, और एवरेज वेलोसिटी से संबंधित जो हमारे पास में कुछ ट्रिक्स है ना, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी यानी कि हमारा औसत वेग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चल रहा होता है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से चला है, यहां तक चला है, डिस्टेंस चला है s1, यहां से चला है यहां तक चला है, डिस्टेंस यहां पे चला है s2, है ना। फिर यहां से चला है और यहां तक चला है, डिस्टेंस चला है मेरे पास में s3। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम ले रहा है t1, यहां पे बात करूं तो टाइम ले रहा है t2, यहां पे टाइम की बात करूं तो ले रहा है t3। अब एक बात समझो, अगर मैं सादे फॉर्मूले की बात करूं वेलोसिटी की, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यही वाला फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी बनाना है। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अमाउंट टाइम टेकन, या फिर हम कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अमाउंट टोटल टाइम टेकन। तो यही सेम फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए बनता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए बन जाता है। कैसे बन जाता है वो देखो, इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पे VAVG ऐसे। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, S1 S2 S3, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, T1 T2 और T3। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास में, T1 T2 प्लस T3 जो है वो हुआ है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक हमारे पास क्या हुआ, S1 S2 S3 T1 T2 T3, तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है बन गया है। अब जो मैंने बताया वो ट्रिक देख लेते हैं एक बार। एक बार ट्रिक देखो आप लोग, लेकिन मैं ट्रिक को समझाने से पहले ना एक सवाल देना चाहूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है मेरे पास में, एन ऑब्जेक्ट travels equal distances in time t1 and t2 with variable velocities as v1 and v2। तो यहां पे क्या करा उसने, यहां पे उसने ऑब्जेक्ट ने बराबर डिस्टेंस जो है वो चले हैं, लेकिन जो टाइम उसने लिया है वो लिया है t1 और t2, और जो हमारे पास में यहाँ पे जो वेलोसिटी जो हमारे यानी कि वेग है वो क्या है, v1 और v2 है, वो भी बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। अब इसमें देखो, तो यहां इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं,
तो यहां पे मुझे क्या कहा गया, इस वाले सवाल में मुझे कहा गया है डिटरमाइन, यानी कि आप निकाल के बताओ द एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, जो फॉर्मूला बताया पहले तो वो लगाओ। तो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी, उसके लिए क्या है, टोटल डिस्टेंस, मतलब अपना डिस्प्लेसमेंट ही ले लो यहाँ पे, अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस फिर हमारे पास क्या होगा, बराबर डिस्टेंस ला ना। एक बात समझो, T1 T2 दिया है कि डिस्टेंस भी दो ही होंगे हमारे पास में, क्या होगा, एक को अगर मैं S मान लेता हूं तो दूसरा भी हमारे पास में क्या होगा, S। देखो सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये डिस्टेंस है S, ये भी डिस्टेंस है S। यहाँ पे T1 टाइम लग रहा है, यहाँ पे T2 टाइम लग रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। ये आपके सामने है, डिस्टेंस है S, S उधर है, T1 यहाँ पे, T2 यहाँ पे, V1 यहाँ पे, V2 यहाँ पे। एवरेज निकालनी है वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए उसने हमें क्या रखा है ना, क्या होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस देख लो यहाँ पे क्या, S और S है ना। तो S प्लस S हमारे पास हो गया। अब अगर टोटल टाइम की बात करूँ तो क्या है हमारे पास में, T1 प्लस T2, ये हो रहा है हमारे पास। लेकिन इससे हमने क्या निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकाल लिया। लो ऐसे करके निकाल लिया मैंने, निकाल लिया ना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैं कब लगा सकता हूँ, ये फॉर्मूला मैं तभी लगा सकता हूँ जब मुझे एक चीज पता होगी। क्या चीज पता होगी, जब मुझे यहाँ पे पता होगा ये बात का कि मेरा जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में है कितना, यानी कि S की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो है कितनी। अगर मुझे वो पता होगा तो ही मैं इसको लगा पाऊंगा, और अगर वो मुझे नहीं पता है तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। ठीक है। तो इस तरह के सवाल में होता क्या है, बहुत बार आपको जानबूझ करके वो बताएगा ही नहीं। आपको क्या नहीं बताएगा, आपको यही नहीं बताएगा कि आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में है कितना। तो आपका काम बढ़ेगा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, V1 इंटू T1 करोगे, V2 इंटू T2 करोगे, आप इस तरीके से निकालोगे। ठीक है। तो आप जब यहाँ पे इस तरीके से निकालोगे तब जाकर के आप क्या कर पाओगे, अपना एक फॉर्मूला यहाँ पे, मतलब ये जो आपका आंसर है यहाँ पे आप वो लगा पाओगे। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, अब यहीं पे जरा ध्यान से देखो, अब आगे देख लेते हैं। जब भी हमारे पास डिस्टेंस इक्वल होंगे, याद रखिएगा, एंड वेलोसिटीज आर डिफरेंट। वेलोसिटीज हमारे पास में क्या डिफरेंट है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। और इसमें याद रखना, एक यही वाली कंडीशन, ये जरूरी है, ये हमारे पास एकदम मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली कंडीशन। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन नहीं होगी तो हम इसको अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, सारा काम जो है हमारा वो यहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तो हम एक काम कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या बन रहा है, 2S अपॉन में T1 प्लस T2 जो है यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है। तो एक काम करूँ अगर मैं, तो मैं जानता हूं कि S इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में, V1 इंटू T1 है, यानी कि अगर मैं T1 निकालना चाह रहा हूं तो S अपॉन में V1 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रहा हूँ, T2 निकालना चाह रहा हूँ तो S अपॉन में V2 हो जाएगा। ये आपके सामने दो चीजें आ रही हैं, है ना। अब ये तो था कन्वेंशनल तरीका, यानी कि जो हमारा एक तरीके से लंबा मेथड है ना, जो हम स्कूल्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ अगर मुझे बनानी है ट्रिक, तो मैं वो ट्रिक कैसे बनाऊंगा, तो मैं इस्तेमाल करूंगा इस चीज का। कैसे, अब यहाँ तक तो समझ में आया ना आपको कि कैसे आया। अब एक इसको देखो ध्यान से, T1 इक्वल टू एस अपॉन V1, T2 इक्वल टू एस अपॉन V2, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे देखो, V एवरेज 2S अपॉन में T1 प्लस T2, और मैंने अभी देखा है कि T1 और T2 की वैल्यू मेरे पास में क्या है, T1 इक्वल्स टू S अपॉन में V1, और उसी तरीके से T2 है मेरे पास में क्या, S अपॉन में V2, ये है। अब इनको उठा के यहां रख दो, इन दोनों को यहां पे। अब 2S, T1 क्या है मेरे पास में, S अपॉन V1,
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एस अपॉन में v2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर ले लेते हैं किस चीज़ को, कॉमन को बाहर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर है 2s, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास s आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ये चीज़ जो है आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चूंकि कॉमन लिया गया है तो क्या s से ये वाला s कट जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये 1/1/v1 प्लस में 1/v2। अब क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेकर के इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मुझे ही समझ में आएगा कि यहाँ हो जाएगा मेरे पास में v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2, और ये जो v1 v2 हो जाएगा ऊपर, तो हमें मिलेगा, अच्छा हाँ हमें मिलेगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, एवरेज वेलोसिटी का। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको आप लगा सकते हो किस केस में, जब भी हमारे पास डिस्टेंस बराबर होंगे और हमें एग्जाम में डिस्टेंस ना दिया हुआ हो, कोई बात नहीं ना दे हमें, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ वेलोसिटी से तुरंत जो है अपना सॉल्यूशन कर लेंगे किसका, एवरेज वेलोसिटी का। तो आप इसको याद रखिएगा अब, और ये आई होप सभी को समझ में आया होगा कि इसको मैंने बनाया कैसे है। ठीक है, ये हमारे पास में हो चुका है एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने। मान लो अब आपको सवाल ऐसा आया जिसमें 2 वेलोसिटीज ना होकर के 3 वेलोसिटी हुई, 3 डिस्टेंस हुए बराबर, या मान लो इससे भी बड़ा आ गया, मान लो 4 डिस्टेंस आ गए। कितने डिस्टेंस आ गए, 4 डिस्टेंस आ गए मान लो, है ना, और चारों डिस्टेंस बराबर है, और चारों डिस्टेंस बराबर है। अब आपको कह रहा है कि एवरेज निकाल करके बताओ, और डिस्टेंस दिए नहीं है, तो अब तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीज़ें, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे, तो जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले से आगे चलेंगे और आगे के फॉर्मूले बनाएंगे ट्रिक वाले। देखो ध्यान से, व्हेन 2 इक्वल डिस्टेंसेस आर गिवन, ये याद रखिएगा, कंडीशन है यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो व्हेन 2 इक्वल डिस्टेंसेस आर देयर, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ है आप लोगों के सामने, वो हुआ है यहाँ पे 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। एक चीज, अगला देखते हैं, व्हेन 3 इक्वल डिस्टेंसेस आर गिवन, या फिर कह सकते हैं कि वहां पे है 3 इक्वल डिस्टेंस। तो इसके लिए अब देखो ध्यान से फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। सबसे पहली चीज, जितने भी डिस्टेंस दिए गए होंगे, मतलब सभी डिस्टेंस को काउंट करके लिखो। तो 3 दिए हुए तो 3 लिख दिया। आगे क्या करना है, जितनी भी उनकी वेलोसिटीज होंगी उन तीनों वेलोसिटीज को मल्टीप्लाई कर दो। 3 वेलोसिटीज, तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, v1 v2 v3 हो जाएगा ना। अब आगे क्या करना है वो देखो, अपॉन में आ जाओ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 वेलोसिटीज हैं, कौन कौन सी, एक है v1, एक है v2, एक है v3। तो सबसे पहले जो आपने यहां मल्टीप्लाई किया ना, v1 v2 v3 जो आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इन तीनों को एक एक करके डिवाइड करते चले जाओ और प्लस करते चले जाओ। कहने का मतलब, v1 v2 v3 को अगर मैं v3 से डिवाइड करूंगा, चलो इधर से चलते हैं, पहले v3 करता हूं, फिर v2 से करता हूं, फिर v1 से करता हूं। तो पहले अगर मैं v3 से डिवाइड कर रहा हूं v1 v2 v3 को, तो क्या बनेगा, v1 v2 बनेगा। तो यहां पे लिखा मैंने v1 v2। अब क्या करना है, प्लस लगाना है। अब किससे डिवाइड करूंगा, v2 से डिवाइड करूंगा, किसको डिवाइड करूंगा, v1 v2 v3 को डिवाइड करूंगा, तो क्या बन जाएगा, v1 v3 बन जाएगा। तो प्लस लगाया है, अब यहां पे क्या है, v1 v3। अब प्लस लगाओ, अब किससे डिवाइड करूंगा, अब डिवाइड करूंगा v1 से। जब v1 से डिवाइड करूंगा किसको, v1 v2 v3 को, तो क्या बनेगा, v2 v3 बनेगा। तो यहां पे आप लोगों के सामने आ जाएगा v2 v3। लो, ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने, है ना, इसको अप्लाई करो। उसी तरीके से मान लो आपको 4 दिए हुए हैं, व्हेन 4 इक्वल डिस्टेंसेस आर गिवन। तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास 4 लिखेंगे पहले। अब डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, बराबर है, कितने हैं, 4 है हमारे पास। तो क्या करना है, सबसे पहले 4 लिखना है, चारों की वेलोसिटीज का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 4 लिखा, v1 v2 v3 v4 कर दो। अब क्या करना है, अपॉन में
चार जो हमारे पास ये चारों का मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, एक एक करके डिवाइड करो और सबको ऐड करते चले जाओ। तो v1 v2 v3 v4 को पहले v4 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बनेगा, v1 v2 v3 बनेगा। अब प्लस लगाओ, अब किससे डिवाइड कर रहा हूं, v3 से। तो v1 v2 v3 v4 को v3 से डिवाइड कर रहा हूं तो बन रहा है v1 v2 v4, प्लस लगाओ। अब अगर मैं इसी v1 v2 v3 v4 को डिवाइड करूंगा v2 से तो बनेगा क्या, v1 v3 v4, प्लस हो गया यहाँ पे v1 v3 v4। अब प्लस लगाओ, अब इसी को डिवाइड कर रहा हूं v1 v2 v3 v4 को v1 से तो क्या बनेगा, v2 v3 v4 जो है यहाँ पे बनेगा। तो लो आपके सामने ये एक फॉर्मूला जो है वो बन चुका है ना। इसको डायरेक्टली अप्लाई करो और अपना आंसर निकालो। अब आपके सामने कितने भी जो है डिस्टेंसेस आ जाएं, तुरंत आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करा है, सारा कॉन्सेप्ट देखा, फॉर्मूले देखे और उसका एकदम क्या देखा हमने, एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो देखा, जिसको हम अप्लाई करने के बाद अपना डायरेक्टली हमारा सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लोगों के सामने आ चुकी हैं इतनी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम करेंगे वेक्टर्स का, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो समझ लिया, वेलोसिटी जो है हमने वो समझ लिया, हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी बेसिक्स वाली वो समझ ली हैं। क्योंकि उन सभी में वेक्टर्स का रोल है, यानी कि सदिश का जो है वो रोल है। ये सारी चीज़ जितनी भी आपके सामने ना, सभी में सदिश का रोल है, यानी कि वेक्टर्स का रोल है। ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो हम लोग आज जो है रखते हैं इसको यहीं तक, और जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग समझेंगे पहले किसको, वेक्टर्स को। वेक्टर्स के बारे में हम लोग जो समझेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो, रेजोल्यूशन कैसे करते हैं वो, है ना, हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो, समेशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो, हमारे जो लॉज हैं फॉर्मूले वगैरह वो सारे सीखेंगे। डिटेल में नहीं जाना, हम लोग ये सीखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे करें उनका, है ना, और बिना ज़्यादा डिटेल में जाए एक एक चीज़ हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए रखते हैं हम इसको यहीं तक। थैंक यू सो मच।